एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम काव्यकांड के 5th चैप्टर कवित जो कि भूषण के द्वारा रचित है इसकी कंप्लीट सारांश को, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भूषण का जन्म कब हुआ था? तो भूषण जी का जन्म 1600 में हुआ था, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भूषण की लिखी कविता कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि भूषण की लिखी गई कविता कवित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके पहले हमने आपको पद और छपय दोनों पढ़ा दिया है। छपय है नामादास जी द्वारा रचित और पद है सूरदास और कबीरदास जी द्वारा रचित। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह जी ने दी थी, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भूषण जी अपने आदर्श किन्हें मानते थे? वे मानते थे महाराज छत्रसाल को और छत्रपति शिवाजी को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भूषण के दो नायक कौन कौन थे? तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी और छत्रसाल, ये दोनों भूषण के नायक थे, इनके दो नायक थे। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, सहस्त्रबाहु पर किसका आक्रमण हुआ था? तो सहस्त्रबाहु पर परशुराम का आक्रमण हुआ था। ये बातें ये उन्होंने अपने सारांश में बताई थी, हम देखेंगे सारांश में। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्रसाल की तलवार किसके जाल को फाड़ रही है? तो इस कवित में भूषण जी ने बताया था कि छत्रसाल की जो तलवार है वो विरोधियों के गले में बिल्कुल नागिन की तरह लिपट जाती है और देखते ही देखते उनके सर को धड़ से अलग कर देता है। तो छत्रसाल की तलवार किसके जाल को फाड़ रही है? तो ये गणेश के जाल को फाड़ रही है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, शिवराज भूषण कृति किसकी है? तो शिवराज भूषण ये भूषण जी की ही कृति है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो ये बहुत ही जी क्वेश्चन है, कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो भूषण ने ज़्यादातर अपनी जो रचना की है, ज़्यादातर इनकी जो काव्य है वो ब्रज भाषा में रचित है, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भूषण का आश्रयदाता था? तो शिवाजी भूषण के आश्रयदाता थे, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, कवि भूषण का प्रथम कवित किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? तो भूषण जी का जो प्रथम कवित है उनमें इन्होंने शिवाजी का वर्णन किया था। तो कवि भूषण का प्रथम कवित शिवाजी के ऐतिहासिक पुरुष से यानी कि शिवाजी से संबंधित है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, भूषण की धारा के कवि हैं? तो भूषण जी जो हैं वो रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो भूषण जी किस धारा के कवि? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें टाइप करने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए वे सारे बहुत ही छोटे छोटे मिस्टेक्स है, तो उन्हें आप लोग नेगोशिएट कर ज़्यादा फोकस नहीं करना। भूषण की किस धारा के कवि हैं? तो भूषण जी रीति मुक्त धारा के कवि हैं, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, भूषण के कितने भाई थे? तो भूषण जी के 2 भाई थे। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं, यानी कि जो आपसे कवि से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो उन सभी को आप लोग अगर इसे पढ़ लोगे तो इजीली आंसर कर सकते हो। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण ने किया है? तो शिवाजी की वीरता का बखान भूषण जी ने शिव भवानी की कृति में किया था। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, भूषण ने समुद्रअग्नि से किसकी तुलना की है? तो भूषण ने समुद्रअग्नि से शिवाजी की तुलना की है, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भूषण के जो 2 आदर्श थे, इनके जो 2 नायक थे वो थे छत्रसाल और शिवाजी, तो इन्हीं दोनों का इन्होंने वर्णन किया था भूषण जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 16 नंबर क्वेश्चन है, महाकाल भूषण हिंदी साहित्य के लिए किस काल के कवि थे? तो ये रीति काल के कवि थे, ये हमने पहले ही देख लिया। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हमने इस चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को देख लिया है और अब हम इसके सारांश को देखने वाले हैं, फिर हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अब हम भूषण जी की कवित के प्रथम पद के सारांश को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कवि ने क्या कुछ कहा था, अब हम सारांश के माध्यम से इन्हें देखने वाले हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र जिस तरह से जम पर भारी पड़ते और समुद्र की आग है वो जल पर भारी पड़ती है, उसी तरह जो रावण जैसे दम्भी है, रावण जैसे जो बुरे इंसान हैं, उन पर रघुकुल के स्वामी यानी कि हमारे राम जी भारी पड़ते हैं। पवन जो है, पवन यानी कि जो हवा है वो जल पर भारी पड़ता है
उसी तरह शिव कामदेव पर और परशुराम जिस तरह सहस्त्रबाहु अर्जुन पर भारी पड़ते हैं, उसी परशुराम पर राम जी भारी पड़ते हैं। यानी कि शिव कामदेव पर भारी पड़ते हैं, परशुराम अर्जुन पर भारी पड़ते हैं और परशुराम पर राम भारी पड़ते हैं, परशुराम पर भारी राम जी पड़ते हैं। सहस्त्रबाहु यानी कि अर्जुन, और इसे हमने देखा था अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर इस तरह से जिस तरह जंगल की आग वृक्षों पर भारी पड़ती है, तो आपको पता होगा जंगल में जब आग पर लगती है तो वो जितने वृक्ष होते हैं सबको जाकर खा कर देती है। तो जिस तरह से जंगल की आग वृक्षों पर भारी पड़ती है, चीता मृग, उसी प्रकार कविवर भूषण अन्य कवियों पर भारी पड़ते हैं। इस तरह से जो भूषण जी हैं वो अन्य कवियों पर भारी पड़ते हैं। हाथी पर जैसे मृगराज सिंह भारी पड़ते हैं, तो ये सारे झुंड में रहते हैं, तो ये जिस तरह से हाथी पर भारी पड़ते हैं। सूर्य का प्रकाश जिस तरह से अंधकार पर भारी पड़ता है, तो सूर्य का एक छोटा सा प्रकाश भी जिस तरीके से अंधकार को मिटा देता है, यानी कि अंधकार पर भारी पड़ता है, उसी प्रकार कृष्ण जी जो हैं वो कंस पर भारी पड़ते हैं। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था कि कृष्ण जी ने किन पर आक्रमण किया था, तो इन्होंने आक्रमण किया था कंस पर। तो उसी प्रकार कृष्ण कंस पर भारी पड़ते हैं। उसी प्रकार मुसलमानों पर हमारे शेर शिवाजी भारी पड़ते हैं। तो शिवाजी इनके नायक थे और इसलिए ये कहते हैं कि उसी प्रकार जो मुसलमान लोग हैं उन पर भारी हमारे शिवाजी पड़ते हैं। ठीक है, शेर शिवाजी पड़ते हैं। तो प्रथम पद की सारांश को हमने देख लिया और इससे बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और पूछे जाते भी हैं। तो उनसे पहले हम इनके सेकंड पद की सारांश को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करेंगे। तो दूसरे पद में कविवर भूषण जी ने छत्रसाल की विशेषताओं का वर्णन किया था, उनकी तलवार की विशेषताओं का वर्णन किया था। तो अब हम उन्हें देखने वाले हैं। कविवर भूषण कहते हैं कि छत्रसाल की म्यान से निकली तलवार सूर्य की प्रखर किरणों के समान प्रखर है। तो आपको पता होगा जो तलवार है वो म्यान में रहती है। तो ये कहते हैं कि छत्रसाल की म्यान से निकली तलवार सूर्य की जो तेज किरणें हैं उनके समान तेज है, उनके समान प्रखर है। जिस तरह से सूर्य की जो किरणें होती है वो अंधकार को मिटा देती है और उसके जाल को निष्प्रभ कर देती है, ठीक उसी प्रकार जो छत्रसाल की तलवार है वो भी सूर्य की किरणों के समान तेज है, उनके समान प्रखर है। और इसके साथ ही साथ छत्रसाल जी के बारे में इन्होंने ये बताते हुए कहा है कि छत्रसाल की तलवार नागिन के समान अपने शत्रुओं पर वार लपक लपक कर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब छत्रसाल जी अपनी तलवार को चलाते हैं तो उस समय जो तलवार होती है वो नागिन के समान दुश्मनों की गर्दन को लिपट लेती है, उससे लिपट जाती है और क्षण भर में ही देखते उनके सर को धड़ से अलग कर देती है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो शिव शंकर जी, आपको पता होगा, आपने कभी फोटो में भी देखा होगा कि वो जो मुंडन की माला पहने रहते हैं, वो जो मूड़ियों की माला पहने रहते हैं, तो मानो वो उन्हें ही देने वाले हों। तो इस तरह से वो जितने अपने दुश्मन होते हैं, दुश्मन के जो योद्धा होते हैं, उनके सर को धड़ से अलग कर देता है। वैसे छत्रसाल जो पृथ्वी चालक हैं, जो बाहुबली हैं, तो इन्होंने यानी कि भूषण जी ने इनकी और विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपकी तलवार का बखान कहाँ से कहाँ तक करूँ। आपकी तलवार बहुत ही ज़्यादा प्रखर है। आपकी तलवार दुश्मनों को ऐसे काटती है जैसे मानो कि कलिका को कलेवा चढ़ाया जा रहा है। मतलब क्षण भर में देखते ही देखते वो सर को धड़ से अलग कर देती है, बिल्कुल नागिन की तरह। पहले तो गर्दन पे लिपट जाती है, फिर क्षण भर में ही सर को धड़ से अलग कर देती है। तो यहाँ पे इन्होंने छत्रसाल की जो तलवार है उसका बखान किया है कि वो बहुत ही प्रखर है, सूर्य की किरणों के समान प्रखर है, तेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनके सारांश को कवर कर लिया। ऑब्जेक्टिव को तो हमने पहले ही कवर कर लिया। अब हम कवर करने वाले इनके कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अभी के अभी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से किया है। तो देखो, हमने पहले पद में देखा था कि जो हमारे भूषण जी थे इन्होंने शिवाजी की तुलना इंद्र से की थी। फिर उन्होंने बड़वाग्नि यानी कि समुद्र से आग से की थी कि ये कहते थे कि समुद्र की जो आग रहती है वो पानी को नष्ट कर देती है, उस पर भारी पड़ती है। फिर इन्होंने इसकी तुलना राम जी से की थी कि जो राम जी हैं वो रावण का संहार करते हैं। और फिर इन्होंने इसकी तुलना पवन से की थी कि जो पवन है, जो हवाएं होती है, वो जितनी भी आग होती है उन्हें नष्ट कर देती है, यानी कि उस पर भारी पड़ती है। फिर इन्होंने शिव से भी की थी कि शिव जी जो है वो कामदेव पर भारी पड़ते हैं। और फिर इस तरह से इन्होंने बहुत पर, जैसे कृष्ण जी जो हैं वो कंस पर भारी पड़ते हैं, तो इन सब से इन्होंने इनकी तुलनाएं की थी। तो यहाँ पे हमें उन्हीं सब चीज़ों को आंसर करना है कि सबसे पहले भूषण ने शिवाजी की तुलना सबसे पहले इंद्र से की है, फिर बड़वाग्नि यानी कि समुद्र की आग से की है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ग्रामर से भी पूछा जाता है कि बड़वाग्नि किसे कहते हैं, तो समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहा जाता है। ठीक है, तो उनसे की है। रघुकुल राजा राम से तथा पवन से और शिव से भी की है। किनकी तुलना की है? शिवाजी की तुलना की है। साथ ही उन्हें परशुराम के समान भी बताया गया है कि उन्होंने जिस प्रकार से अर्जुन को परास्त किया था, तो सहस्त्रबाहु अर्जुन को जिस प्रकार से सहस्त्रबाहु अर्जुन पर परशुराम जी भारी पड़ते हैं, उस प्रकार से ये शिवाजी की भी तुलना परशुराम से करते हैं। जंगल की आग
चीता, मृगराज, तीर प्रकाश। तो ये सारी बातें जिन्होंने कही थी कि जो जंगल की आग है वो वृक्ष पर भारी पड़ती है, जो मृगराज हैं वो हाथी पर भारी पड़ते हैं। तो इस तरह से इन्होंने शिवाजी की तुलना इन सभी चीज़ों से की थी। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो देखो यहाँ पे हमने देखा था कि जिस प्रकार से हाथी पर मृगराज भारी पड़ता है, तो यहाँ पे शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है, तो इसे हम देखने वाले हैं। तो देखो, मृगराज जंगल का राजा है और उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। भूषण कहते हैं कि गजराज जो हाथी विशालकाय है, भारी है, शक्ति भी उसमें बहुत अधिक है, पर फिर भी वो मृगराज के हाथों मारा जाता है, यानी कि वो मृगराज के हाथों हार जाता है। उस पर वो भारी नहीं पड़ पाता, वो चाहे कितना भी विशालकाय क्यों ना हो, कितना ही भारी क्यों ना हो, बट फिर भी वो इसे हार जाता है। मृग जो है, जो पशु हैं, वो समूह बनाकर रहते हैं, वो मात्र अकेला होता है, पर वह मृगों के झुंड पर अकेला ही काफ़ी होता है। मृगराज यानी कि जो हमारे शेर जी हो गए, जो शेर सिंह हो गए, तो शेर सिंह जो है वो अकेला होता है, पर फिर भी वो मृगों के झुंड पर अकेला ही काफ़ी होता है। इसकी शक्ति, चुस्ती, फुर्ती विलक्षण है, यानी कि बहुत अद्वितीय है, असीम है। सब कुछ इतना विलक्षण है कि किसी क्षेत्र में भी उसका सामना करना कठिन होता है। चाहे तो वो विशाल से विशालकाय हाथियों को ही परास्त कर देता है और मृग को तो परास्त कर ही देता है, इसलिए उन्हें मृगराज भी कहा जाता है। वो सदा विजयी ही रहता है। यही विशेषता है महाराज शिवाजी की भी है और इसलिए उन्होंने शिवाजी की तुलना मृगराज से की थी। वे भी महान वीर, रण कौशल निपुण, साहसी, पराक्रमी थे। पूरे इतिहास में वो ही एकमात्र अपराजित वीर हैं जो अभी तक कभी परास्त नहीं हुए थे। कौन? शिवाजी। तो इसलिए शिवाजी की तुलना मृगराज से की गई थी, भूषण ने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। तो देखो, इसे तो हमने दूसरे पद के सारांश में बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया था, इनकी हर एक विशेषता को देख लिया था, पर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इसे हम देखने वाले हैं कि किस तरह से एग्जाम में आप इस आंसर को प्रेजेंट करके फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, प्रस्तुत कविता में महाराज छत्रसाल की तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है, जो हमने ऑलरेडी सारांश में देख लिया। उनकी तलवार की भयंकरता से शत्रु दल थर्रा उठते हैं, उनसे डर उठते हैं। उनकी तलवार युद्ध भूमि में प्रलयकारी सूर्य की किरणों की तरह म्यान से निकलती है। तो उनकी जो तलवार है वो युद्ध भूमि में प्रलयकारी सूर्य की किरणों की तरह म्यान से निकलती है और विशाल हाथियों के झुंड को क्षण भर में काट काट कर समाप्त कर देती है। और छत्रसाल की जो तलवार है वो ऐसी नागिन की तरह है कि वो शत्रु के गले में बिल्कुल लिपट जाती है, नागिन की तरह लिपट जाती है और मुंडों की भीड़ लगा देती है। क्षण भर में ही उनके सर को धड़ से अलग कर देती है और मुंडों की भीड़ लगा देती है। और ऐसा लगता है कि वो जो मुंडी है वो शिव जी को भेंट करनी है। जिस तरह से शिव जी मुंडों की माला पहनते थे, मैंने आपको ऑलरेडी सारांश में बता दिया, तो ऐसा लगता है कि वो मुंडू को मतलब शिव जी को भेंट करना है, वे मुंडों की भीड़ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पे आपको आशय को स्पष्ट करना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि पहली पंक्ति है, लागती लप की कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्रही रिझावे दे दे मुंदन की माल को। तो देखो, ये लाइन को तो हमने ऑलरेडी बहुत बार कवर कर लिया। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, इसे हमने ऑलरेडी बहुत बार देख लिया है, लेकिन इसके पहले आपको आशय को स्पष्ट करने से पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। मैंने आपको लगभग हर एक वीडियो में बताया है कि सबसे पहले आशय स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन में आप ये बताओगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो लाइन है, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, फिर उसे किसके द्वारा रचा गया है, इसे आप बताओगे और इसके बाद ही आप आशय को स्पष्ट करोगे। ये सबसे सही फॉर्मेट होता है और इससे ही आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ भूषण के काव्य छत्रसाल दशक से अवतरित है, जिनमें छत्रसाल की तीक्ष्ण तलवार की महिमा का बखान किया जा रहा है। छत्रसाल की तीक्ष्ण लपलपाती तलवार की प्रशंसा करते हुए भूषण जी कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार शत्रु के गले में तेज गति से नागिन के समान लिपट जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जब म्यान से तलवार को निकालते हैं और दूसरे विरोधी पक्ष के जो योद्धा होते हैं उनके सर को इस तरह से लिपट जाती है, इस तरह से लिपट जाती है जैसे मानो कि नागिन लिपट रही है। ठीक है, तो इनकी जो तलवार है वो शत्रु के योद्धाओं को लिपट जाती है और देखते ही देखते क्षण भर में ही उनका जो सर होता है वो धड़ से अलग कर देता है और मुंडों की माला सी लग जाती है, मुंडों की भीड़ सी लग जाती है, यानी कि बहुत सारे मुंडी कटकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ ये अर्थ हुआ, लागती लप की कंठ बैरिन के नागिन सी, यानी कि नागिन की तरह लिपट जाती है, रुद्रही रिझावे दे दे मुंदन की माल को, और सर धड़ से अलग करने के बाद मानो मुंडों की माला लग जाती है, जो मुंडी होती है मुंडी की माला सी लग जाती है, उनकी कतारी लग जाती है, इसका ये अर्थ हुआ। ठीक है, तो पहली पंक्ति को, पहली क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिभर कटक कटीले केते काटी काटी,
कालिका सी कील की कलेऊ देती काल को, तो इसका क्या अर्थ हुआ, अब हम इसे देखने वाले हैं। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ भूषण द्वारा रचित छत्रसाल दशक से उद्धृत है। महाराज छत्रसाल की तलवार की धार बड़ी ही पैनी व तेज है। वो कटीले प्रतिपक्षी सैन्य दल के प्रत्येक योद्धा को, यानी कि जो उनका विरोधी दल है, उनके प्रत्येक बड़े बड़े योद्धा को काटती चली जा रही है। और ना जाने कितने वीरों को काट काट कर धराशायी कर दिया है, कितने वीरों के सर को धड़ से अलग कर दिया है। हे छत्रसाल, तेरी करवा किलक किलक कर काल को कलेऊ कर रही है। तेरी जो तलवार है वो एक एक करके जितने भी योद्धा हैं, जितने भी तुम्हारे विरोधी दल के योद्धा हैं, उनकी जो मुंडी है उन्हें सर को धड़ से अलग कर रही है। तो इस लाइन का ये अर्थ हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक एक कर सर को धड़ से अलग करी जा रही है, काल को कलेऊ करवा रही है, और यानी कि उनकी जो सर हैं उन्हें धड़ से अलग करी जा रही है, और उनके जो सर हैं उन्हें एक लाइन धारी मतलब लाइन लगाई जा रही है, जो उनका जो उसके आगे मुंड को परस रही है, यानी कि उनकी जो मुंडी है मुंडी को पसारे जा रही है, उनके सर को धड़ से अलग की जा रही है, ठीक है। तो इसे आप लोग क्लियरली अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं और वे अन्य रीतिकालीन कवियों से किस प्रकार विशिष्ट हैं, किस प्रकार से वे उन लोगों से अलग हैं, यानी कि किस प्रकार से वे उन लोगों से एक अलग पहचान अपनी बनाए हुए हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम कवर करने वाले हैं। देखो, भूषण रीतिकाल के रीति सिख काव्यधारा के कवि हैं। तो इसे तो हमने ऑब्जेक्टिव में देख लिया था कि जो भूषण जी हैं वो रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। उन्हें आचार्यत्व को महत्व नहीं दिया। तो भूषण रीतिकाल के दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, श्रृंगार वर्णन और आचार्यत्व, और भूषण जी ने इन दोनों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने अपनी जो रचना की वो स्वच्छंद काव्य में की है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं श्रृंगार वर्णन और आचार्यत्व, जो मैंने आपको बता दिया। तो भूषण इन दोनों ही प्रवृत्तियों से दूर रहे। रीतिकाल काव्य में राष्ट्रीय चेतना का अभाव ही रहा है। तो इनका मानना है कि जो रीतिकाल काव्य है उनमें राष्ट्रीय चेतना, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम जो राष्ट्रीय चेतना है उनका अभाव रहा है। मात्र जो बिहारी जी है उनका ही एक दोहा मिलता है, जहाँ उन्होंने बताया था, स्वार्थ सुकृतन ना श्रम वृथा, देखी बिहंग विचारी, बाज पर आए पानी पर तू पचनी ना मारी यदि। इसे छोड़ दे तो राष्ट्र की ओर इन कवियों का ध्यान ही नहीं गया। तो बिहारी जी का जो ये दोहा था, बस यही दोहा एक राष्ट्रीय चेतना का आभास करवाता है। बाकी जितने भी रीतिकाल की कवियाँ हैं उन सभी में राष्ट्र की चेतना का अभाव रहा। इसे छोड़ दे तो राष्ट्र की ओर इन कवियों का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन भूषण ने स्वयं को राष्ट्रभक्त सिद्ध कर दिखाया। अतः भले ही वे रीतिकाल के हैं पर इन प्रवृत्तियों से सर्वथा मुक्त है। तो ये रीतिकाल कवियों से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में राष्ट्रीय चेतना का आभास दिलवाया है। बल्कि इसके अलावा अगर आप बाकी के जितने कवि हैं जो रीतिकाल के हैं उन्हें आप देखोगे तो उन सभी ने राष्ट्र की ओर ध्यान नहीं दिया, राष्ट्रीय चेतना की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन भूषण जी ने इन सभी पर अच्छे से गौर किया, इन सभी पर जोर दिया, इसलिए वो अन्य रीतिकाल कवियों से भिन्न है। ठीक है, तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस को इजीली कवर कर लिया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर को आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को मैंने आज अपलोड किया तो आज ही के आज आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो। ठीक है, आपको कभी भी कल पर कोई काम नहीं छोड़ना, आपको आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।